नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास का जो हमारा एक कोर्स चल रहा है, इसका आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था। आज हमारे ऐतिहासिक काल का टॉपिक है, इसमें हम उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में कौन कौन से राजवंश यहाँ पे थे, कौन कौन से वो शासक थे जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया। हम जानेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में कुड़िंद शासन के बारे में, कुड़िंद शासकों के बारे में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। शक, कुषाण, इनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इन्होंने उत्तराखंड पर शासन किया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुर राज्य के बारे में, जिसको पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। और सुवर्ण गोत्रीय राज्य या उस समय प्राचीन काल में जो भी अन्य राज्य थे, योधेय जो शासक थे, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा हम करने वाले हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज दोस्तों होने वाली है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो आता ही आता है। और हिस्ट्री के बारे में हमें जब अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है तो हमें वो टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सीरीज आपके लिए इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ एग्जाम के व्यू पॉइंट से जितने भी आपके आगामी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, क्योंकि उत्तराखंड हिस्ट्री से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर उत्तराखंड एग्जाम में। तो इस सीरीज के नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में अध्ययन करते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल का, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में हम अध्ययन करेंगे कुड़िंद वंश, शक, कुषाण और कार्तिकेयपुर राजवंश। साथ ही साथ इन राजवंशों के मध्य में बहुत सारी ऐसी शक्तियों का यहाँ पे शासन रहा है उत्तराखंड में, जैसे योद्धे हो गए, आपके परवर्ती कुड़िंद हो गए, कुलूत वंश, ब्रह्मपुर राज्य, पर्वताकार राज्य। ये सभी राजवंशों के बारे में इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे मध्यकाल में, और मध्यकाल में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कत्यूरी वंश, पंवार वंश, चंद वंश और गोरखा शासन के बारे में। और आधुनिक काल में हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आंदोलन, उत्तराखंड का जो पृथक आंदोलन। तो इस प्रकार से आपका इतिहास हम धीरे धीरे, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें इस प्रकार से हम सिलेबस वाइज, सीरीज वाइज आपको क्या कराएंगे, कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्राचीन काल के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में कुड़िंद शासन। कुड़िंद शासन को उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति भी कहा जाता है। अब कुड़िंद शासन के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रसिद्ध भूगोलविद हुए टॉलमी ने कहा कुड़िंदों को कुड़िंदस्य, और साथ ही साथ टॉलमी ने यह उल्लेख भी किया है कि उत्तराखंड में लगभग 2री और 3री शताब्दी के आसपास कुड़िंद शासन करते थे। और इनका जो शासन था वो ब्यास नदी से लेकर, ब्यास नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी हो गया, गंगा नदी और अलकनंदा नदी के आसपास के जो ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुड़िंद वंशों का शासन हुआ करता था। ये कौन कहता है? प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी। और टॉलमी ने क्या कहा? उत्तराखंड में 2री 3री शताब्दी के आसपास कुड़िंदों का शासन रहा होगा। साथ ही साथ पाणिनि और कौटिल्य ने कुड़िंदों को क्या कहा? कुलुन तथा कुलिंद कहा। पाणिनि ने कहा कुलुन और कौटिल्य ने कहा इनको कुलिंद। और उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति के रूप में जाना जाता है कुड़िंदों को। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि ऐसा माना जाता है कि जो कुड़िंद शासन थे वो किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मौर्य वंश की नींव डाली थी, मौर्य वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद मौर्य वंश में एक महान शासक हुआ अशोक महान। अशोक महान का एक महत्वपूर्ण शिलालेख मिलता है उत्तराखंड के देहरादून में कालसी नामक स्थान पर, जहाँ पे कुड़िंदों का क्या मिलता है? कुड़िंदा का उल्लेख मिलता है। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जो ये कुड़िंद वंश थे, जो ये कुड़िंद शासन करते थे उत्तराखंड में, ये किसके अधीन आते थे? ये आते थे मौर्यों के अधीन। तो पहले हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि ये कालसी अभिलेख क्या था और किसका था। तो ये यहाँ पे कालसी अभिलेख, ये यहाँ पे आप यहाँ पे फोटो दे सकते हो। कालसी अभिलेख जिसकी खोज की जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की थी। और किस भाषा में लिखा गया ये अभिलेख? प्राकृत भाषा में, और लिपि का प्रयोग किया गया है ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कालसी अभिलेख। और ये कालसी अभिलेख कहाँ स्थित है? तो टोंस नदी और यमुना नदी का जहाँ पे संगम होता है देहरादून में, कालसी नामक स्थान पर, यहाँ पे स्थित है ये अभिलेख। और ये किसका अभिलेख है? तो अशोक का ये अभिलेख है।
अशोक ने इस अभिलेख की वहां पे स्थापना की थी। और इस अभिलेख में लिखा गया है कि यहाँ पे अशोक ने जितने भी मनुष्य हैं और पशु हैं उनकी चिकित्सा की व्यवस्था कर ली है। इसी कालसी अभिलेख में यहाँ के लोगों को कहा गया है पुलिंद और इस क्षेत्र को कहा गया है कालसी अभिलेख में अपरांत। अब जब इस कालसी अभिलेख में पुलिंद शब्द का उल्लेख मिलता है तो इतिहासकार ये मानते हैं कि इसी पुलिंद वंश को बाद में क्या कहा गया है, कुड़िंद वंश के नाम से जाना गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो कुड़िंद वंश है ये किसके अधीन रहा होगा, मौर्यों के अधीन रहा होगा, क्योंकि अशोक जो था वो भी मौर्य शासक था। और इस प्रकार से यहाँ पे कुड़िंद किसके अधीन यहाँ पे शासन करते थे उत्तराखंड में, मौर्यों के अधीन। तो प्रारंभ में कुड़िंद जाति जो किसके अधीन थी, मौर्य वंश के अधीन थी। हमने पिछली वीडियो में आपको महाभारत कालीन एक पुलिंद राजा के बारे में बताया था जिसका नाम था सुबाहु, जिसकी राजधानी कहाँ थी, सुबाहुपुर यानी श्रीनगर। तो ये जो कुड़िंद वंश ये चल के आ रहा है काफी समय से, और ये धीरे धीरे यहाँ पे लगभग 2री-3री शताब्दी के आसपास तक, और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 3री-4थी शताब्दी के आसपास यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ तक काफ़ी लंबे समय तक ये शासन करता था। तो खैर वो बात की बात है, उसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करेंगे। तो इतना आप जान गए होंगे कि कुड़िंदों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, कालसी अभिलेख से। अब कुड़िंद वंश का एक महान शासक, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ अमोघभूति। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, उसका नाम क्या है, अमोघभूति। और कुड़िंद वंश की बहुत सारी मुद्राएं, अमोघभूति जो राजा अमोघभूति हुआ उसकी भी बहुत सारी मुद्राएं मिलती है उत्तराखंड में, और साथ ही साथ इनकी अल्मोड़ा से कई प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राजा अमोघभूति के बारे में जान लेते हैं पहले। अमोघभूति इसको कहा जाता है कुड़िंद वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा। इसकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें जो अंकन मिलता है एक देवी तथा मृग का, एक देवी उसमें खड़ी हुई है और उसके दाईं तरफ क्या है, मृग है जो उसको देख रहा है। और राजा जो अमोघभूति की मुद्रा है उसमें ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसमें लिखा गया है राजा कुड़िंदस्य अमोघभूति महाराजस अंकित किया गया है। किस लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है अमोघभूति की मुद्रा में, इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का। साथ ही साथ इस अमोघभूति की मुद्राएं कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, तो इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई है ब्यास नदी से लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और गंगा नदी, अलकनंदा नदी घाटी जो कि उत्तराखंड में है, साथ साथ दक्षिण में सुनेत और बहेत नदियाँ, वहाँ इस अमोघभूति राजा की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो इससे कुल मिला के जानकारी मिलती है कि कुड़िंदों का यहाँ पे शासन रहा होगा उत्तराखंड में। अब देखो कुड़िंदों की मुद्राओं के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा जो कि कुड़िंदों की मुद्राएं हैं। तो इन मुद्राओं से भी हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में कुड़िंद शासन किस प्रकार से शासन करता था और कहाँ कहाँ इसका शासन हुआ करता था। कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार की कुड़िंद मुद्राएं हमें प्राप्त होती है उत्तराखंड से। अमोघभूति मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अब देखो ये कुड़िंद मुद्राएं हैं, ये कहाँ कहाँ से मिली है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के अठूड़ टेरी गढ़वाल क्षेत्र से, देवढुंगा उत्तरकाशी हो गया, श्रीनगर के समीप का जो सुमाड़ी क्षेत्र है ये अलकनंदा नदी के आसपास आता है, तो यहाँ पे भी कुड़िंद मुद्राएं देखने को मिली। और कुमाऊं की कत्यूर घाटी में, इस आसपास के क्षेत्र में कुड़िंद मुद्राएं कई क्षेत्रों से प्राप्त हुई। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमोघभूति मुद्राएं। अमोघभूति जो कि कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा माना जाता है, इसकी 2 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई। रजत जिसको चांदी कहा जाता है, तो रजत प्रकार की मुद्राएं, और तांबे की मुद्राएं, ताम्र मुद्राएं और रजत मुद्राएं, ये 2 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है राजा अमोघभूति की। ये है राजा अमोघभूति की रजत मुद्रा। अब देखो इस रजत मुद्रा में क्या है कि एक तो यहाँ पे देवी का अंकन है, और इस देवी के दाएं ओर खड़ा है एक मृग जो इस देवी को देख रहा है। तो जो रजत मुद्रा है ये पुरोभाग है। ये रजत मुद्रा का क्या है, अमोघभूति की जो रजत मुद्रा है उसका ये पुरोभाग है, और इसमें द्व्यस्ता देवी और उसके दाहिनी ओर, यह है दाहिनी ओर देवी को देखता हुआ एक मृग अंकित है। साथ ही साथ इस रजत मुद्रा का जो पृष्ठभाग है उसमें एक वृक्ष देखने को मिलता है, स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिलता है, और उसके नीचे यहाँ पे इस प्रकार से एक चित्र देखने को मिलता है, एक अंकन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो या तो नदी होगी या नाग होगा, ऐसे कई इतिहासकार मानते हैं। और साथ ही साथ इस जो ये रजत मुद्रा है अमोघभूति की, इसके चारों ओर ये लेख कुछ आपको दिख रहा होगा, ये लेख लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें लिखा है राजा कुड़िंदस्य अमोघभूति महाराजस्य। इस रजत मुद्रा में ये चारों ओर अंकित है। और जो लेख लिखा गया है ये किस लिपि में लिखा गया है, तो ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि,
ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में अमोघ भूति के रजत मुद्राओं में एक लेख मिलता है, और वो लेख क्या है? राजा कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य। लिपि आपको दोनों नोट करनी है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि। दूसरी जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं वो है दूसरी मुद्रा ताम्र मुद्रा। और जो ताम्र मुद्रा है ये तांबे की मुद्राएं थी, और इस मुद्रा में भी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि का ही प्रयोग किया गया है, और साथ ही रजत मुद्राओं के ही समरूप थे। यानी इसी से पता चलता है कि जो ये दोनों मुद्राएं हैं ये किसकी थी? अमोघ भूति की मुद्राएं थी, क्योंकि दोनों समरूप थी, दोनों एक दूसरे के समान थी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि ये थी चांदी की यानी रजत की, और ये थी ताम्र की। बाकी दोनों में वही लेख देखने को मिलता है, और ब्राह्मी लिपि और खरोष्ट लिपि का प्रयोग भी उसमें हुआ है। तो ये है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, जिससे यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे कुनिंद वंश का शासन रहा होगा, जिनका सबसे शक्तिशाली राजा क्या था? अमोघ भूति था। उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं पे आते हैं। ये भी कुनिंद वंश के बारे में जानकारी देती है, और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुनिंद वंश के 8 राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। अब इन मुद्राओं में किन किन राजाओं के नाम हैं उनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से कुनिंद राजाओं के नाम इन मुद्राओं में उल्लेखित हैं। तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, इनमें से कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से। यानी ये जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से जो प्राप्त मुद्राएं हैं, ये भी किस प्रकार की मुद्राएं थी? जिस प्रकार से अल्मोड़ा में प्राप्त हुई, यानी ये भी कहीं ना कहीं अल्मोड़ा से प्राप्त हुई होगी, और बाद में इनको ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित किया होगा। तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से जो प्राप्त हुई अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इसमें 4 कुनिंद राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। 4 कुनिंद राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और मगभत्त, ये 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन से प्राप्त हुई मुद्राओं में। दूसरी जो मुद्राएं मिलती है अल्मोड़ा प्रकार की, वो मिली है कत्यूर घाटी से। तो कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं, कत्यूर घाटी से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई? टोटल 54 मुद्राएं। और इन 54 मुद्राओं में से जो एक मुद्रा थी वो थी शिवदत्त की, एक थी आसे की, और जो शेष मुद्राएं थी वो शेष मुद्राएं किसकी थी? गोमित्र की। तो 3 राजाओं का उल्लेख मिलता है कत्यूर घाटी से प्राप्त मुद्राओं में, जिसमें एक मुद्रा शिवदत्त की है, एक आसे की है, और एक किसकी, और बाकी सारी मुद्राएं किसकी हैं? गोमित्र की। अन्य जो गढ़वाल से प्राप्त हुई हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, इनमें राजा विजय भूति के बारे में उल्लेख मिलता है। राजा विजय भूति का नाम इसमें प्राप्त होता है। और साथ ही साथ एक अन्य राजा हुआ था राजा शिवरक्षित। इसकी मुद्रा डॉक्टर महेश्वर जोशी को कहाँ से मिली? इसी लंदन संग्रहालय से। तो एक और राजा का आप नाम ऐड कर सकते हो, राजा शिवरक्षित। तो कौन कौन सी? टोटल 8 राजा हुए। यहाँ पे हुआ शिवदत्त हो गया नंबर 1, शिवपालित दूसरा हो गया, तीसरा हो गया हरिदत्त, चौथा हो गया मगभत्त, 5वां हो गया यहाँ पे आसेक, और 6ठा हो गया गोमित्र, और 7वां हो गया यहाँ पे राजा विजय भूति, और 8वां हो गया राजा शिवरक्षित। तो ये 8 राजाओं की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? ये 8 राजाओं की मुद्रा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई, जो कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है इनको। अब देखो, इन मुद्राओं को अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं इसलिए कहा जाता है कि जो ये मुद्राएं प्राप्त हुई है ना, ये मुद्राएं जो कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई मुद्राएं हैं उन्हीं के समान हैं। अब कत्यूर घाटी आज ये बागेश्वर में स्थित है, लेकिन उस समय बागेश्वर तो अब नया जिला बना है ना, उस समय क्या है, ये अल्मोड़ा के क्षेत्र के ही अंतर्गत आता था, और इसीलिए इन मुद्राओं को कहा गया है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। अब यहाँ पे देखो, तीसरी प्रकार की जो मुद्राएं हैं कुनिंद वंश की, वो है चत्रेश्वर प्रकार अथवा अनाम प्रकार की मुद्राएं। 2 प्रकार की मुद्राओं के बारे में आपने जान लिया। यहाँ पे अमोघ भूति मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और तीसरी मुद्रा यहाँ पे चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। अब इन चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं की विशेषता क्या थी, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। इनके पूर्व भाग में 2 हाथ वाली मूर्ति का अंकन है, जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है, और पृष्ठ भाग में एक मृग है, स्वास्तिक, और नीचे नदी और नाग के समान प्रतीक चिन्ह है। अब देखो, ये पहली विशेषता दिखती है ना, इसमें दिखता है कि मूर्ति का अंकन है जिसके दाएं हाथ में त्रिशूल है, और त्रिशूल किसके हाथ में होता है? भगवान शिव के हाथ में होता है। इसलिए यह माना जा सकता है यहाँ पे कि जो ये मुद्राएं हैं प्राप्त हुई है, जिसमें शिव भगवान का यहाँ पे अंकन मिलता है, कहीं ना कहीं ये राजा शिव भगवान का उपासक रहे होंगे जिनकी ये मुद्राएं प्राप्त हुई। यानी कुनिंद किसके उपासक रहे होंगे? भगवान शिव के। ये पॉइंट आपको नोट करना है। और इस चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में चारों ओर एक लेख मिलता है। वो किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख मिलता है, जिसमें लिखा गया है भगवतः चत्रेश्वर महात्मना, लिखा गया है इस लिपि में। तो चत्रेश्वर प्रकार की जो ये मुद्राएं प्राप्त हुई है, इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसमें क्या लिखा गया है? भगवत चत्रेश्वर महात्मना। और इन्हीं मुद्राओं से ज्ञात होता है
कि जो ये कुड़िंद राजवंश थे ये भगवान शिव की क्या करते थे, पूजा अर्चना करते होंगे, अर्थात ये कुड़िंद राजवंश के राजा शिव भगवान के उपासक थे। तो इस प्रकार इनकी जो मुद्राएं प्राप्त हुई जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में कुड़िंद राजवंश यहाँ पे शासन करता था और वो उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में शासन करते थे, क्योंकि उनकी मुद्राएं उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों से प्राप्त हुई। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इस कुड़िंद राजवंश का पतन आखिरकार हुआ कैसे होगा। तो इतिहासकार यही मानते हैं कि जो इस कुड़िंद राजवंश का सबसे प्रतापी राजा रहा होगा अमोघभूति, जब उसका पतन हो गया उसके बाद कुड़िंद राजवंश का पतन यहाँ पे शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई शक्तिशाली राजा या प्रतापी राजा इस राजवंश में शायद नहीं आया होगा जो इस राजवंश को आगे बढ़ा सके। तो धीरे धीरे यहाँ पे आए शक, और शकों ने क्या किया कि कुड़िन्नों के मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया और उनको मैदानी क्षेत्रों से कहाँ की ओर भागना पड़ा, पहाड़ों की ओर, पर्वतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कौन शासन कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं कुड़िंद। क्योंकि जब आप पर्वतीय कुड़िंदों के बारे में पढ़ोगे तब इस पॉइंट का आपको वहाँ पे ध्यान करना होगा कि जो कुड़िंद हैं उन्होंने मैदानी क्षेत्र तो छोड़ दिया, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में शकों ने शासन कर लिया है, शकों ने उनको भगा दिया है और वो चले गए हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इस पर्वतीय क्षेत्र को अभी यहाँ पे विराम लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ अन्य राजवंशों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद बीच में फिर से एक बार कुड़िन्नों का उल्लेख आएगा जो आपको ध्यान रखना है। तो जब कुड़िन्नों का जो मैदानी क्षेत्र था, क्योंकि पहले कुड़िन्द यहाँ पे उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र दोनों में शासन करते थे, अब इनके मैदानी क्षेत्रों में शकों ने शासन कर लिया। अब शकों ने जब शासन किया उत्तराखंड में, तो इसकी पुष्टि हमें कैसे मिलती है, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जब आप किसी भी राजवंश के बारे में अध्ययन करोगे, किसी भी राजवंश के बारे में पढ़ते हो, तो उस राजवंश का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, मुद्रा लेख है, ताम्रपत्र है या मंदिर है, तो उन स्रोतों के बारे में आपको जानकारी लेनी है और वो स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि जहाँ से वो स्रोत प्राप्त होते हैं कहीं ना कहीं उसी क्षेत्र में उस राजवंश का क्या रहा होगा, शासन रहा होगा। तो शकों के शासन की हमें पुष्टि मिलती है, कुमाऊं के जितने भी सूर्य मंदिर हैं, सूर्य मूर्तियां हैं, इससे हमें पुष्टि मिलती है कि यहाँ पे शकों ने शासन किया था। इसमें जो सबसे प्रमुख सूर्य मंदिर है वो है आपका कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और साथ ही साथ ये जो सूर्य मंदिर, जो सूर्य मूर्तियां कुमाऊं क्षेत्र में मिलती हैं, ये किस राजवंश के बारे में पुष्टि करते हैं, तो शकों के शासन के बारे में ये सूर्य मूर्तियां और सूर्य मंदिर पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे शकों का शासन रहा होगा। और आपने देखा होगा सूर्य मंदिर पर्वतीय क्षेत्रों में कम है, अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों में है, या कुछ मैदानी या कुछ तराई क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों में सूर्य मंदिर बहुत कम देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे आए कुषाण। देखो, जब भारत में मौर्य साम्राज्य का लगभग पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य का, तो उसके बाद भारत में जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे थे वो उभरे थे कुषाण। कुषाणों ने भारत के अधिकांशतः क्षेत्रों में क्या कर लिया, अधिकार कर लिया था। तो तब अपना उत्तराखंड भी कहाँ छूटने वाला था, तो उत्तराखंड में भी कुषाणों ने क्या कर दिया, अधिकार कर लिया और यहाँ से शकों को परास्त करके, जो शकों का मैदानी क्षेत्र था, जो पहले कुड़िन्नों का मैदानी क्षेत्र था, बाद में शकों का हुआ, और फिर शकों के मैदानी क्षेत्र पर किसने कब्जा किया, किसने अधिकार किया, वो किया कुषाणों ने। कुषाणों, यहाँ पे भारत में कुषाण वंश की स्थापना का श्रेय जाता है कुजुल कडफिसस को। उसके बाद आया यहाँ पे विम कडफिसस, और कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कनिष्क। और कनिष्क की मुद्राएं अपने उत्तराखंड से भी कई स्थानों से प्राप्त हुई। अब जब यहाँ पे कनिष्क क्या बन जाता है, कुषाण वंश का शासक बन जाता है, तो ये काफी प्रसिद्ध शासक था और इसने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हो गया और कई तराई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, और जो मैदानी क्षेत्र में शक थे उनको परास्त किया, और जो तराई क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िन्द शासन कर रहे थे तो उनके कुछ भागों पर इन्होंने अधिकार कर लिया, और कुड़िन्नों को पर्वतीय क्षेत्रों में ही क्या करना पड़ा, संतुष्ट रहना पड़ा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी कौन शासन कर रहे हैं, कुड़िन्द शासन कर रहे हैं। कुषाणों ने इनके तराई और मैदानी क्षेत्रों में अधिकार किया। अब उत्तराखंड में कुषाण शासन की पुष्टि हमें कहाँ से देखने को मिलती है, वीरभद्र ऋषिकेश, ये कुषाण कालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल है। उसके बाद मोरध्वज, ये कोटद्वार में है, और गोविषाण जो कि काशीपुर में है। ये तीन प्रमुख स्थान हैं जो कि कुषाण कालीन अवशेषों के प्रमुख स्थल है। ये तीनों आपको नोट करने हैं, वीरभद्र कहाँ है, ऋषिकेश है, मोरध्वज कहाँ है, कोटद्वार है, और गोविषाण कहाँ है, काशीपुर है। साथ ही साथ जो कुषाण कालीन शासक था कनिष्क प्रथम, काफी प्रतापी राजा था, और इसकी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ प्राप्त होती है, काशीपुर गोविषाण में। उसके बाद कनिष्क के बाद यहाँ पे शासन करता है हुविस्क, ये भी कुषाण कालीन शासक था, कुषाण वंश का शासन था, और इसकी लगभग 44 स्वर्ण मुद्राएं टिहरी गढ़वाल की मुनि की रेती से 1972 में प्राप्त हुई थी।
और उसके बाद आता है यहाँ पे वासुदेव प्रथम, इसकी 5 स्वर्ण मुद्राएं बिजनौर जिले से प्राप्त हुई थी। और उसके बाद वासुदेव द्वितीय आता है, जिसकी यहाँ पे 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है उधम सिंह नगर जिले के गोविसाण से यानी काशीपुर से। तो वासुदेव द्वितीय और कनिष्क प्रथम की मुद्राएं आपको गोविसाण काशीपुर से प्राप्त होती हैं। तो इन मुद्राओं से पता चलता है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से यहाँ पे कुषाणों ने भी आधिपत्य किया। और इन मुद्राओं से जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के इन क्षेत्रों में ऋषिकेश हो गया, मोरध्वज कोटद्वार हो गया, काशीपुर हो गया, यानी अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों से ही इनकी, और कुछ टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र हो गए, तो इन मैदानी क्षेत्रों में ही इन्होंने क्या किया, आधिपत्य किया, शासन किया। और ये मैदानी क्षेत्रों तक ही और तराई क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों पर जाने की ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार नहीं किया। अब बात करेंगे हम कुषाणोत्तर काल, यानी जब कुषाण वंश का पतन हो गया, उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सी शक्तियाँ का यहाँ पे विकास हुआ, कौन कौन सी शक्तियाँ यहाँ पे उभरी। तो देखो, पहले कुषाण वंश का, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पतन कैसे हुआ। सबसे शक्तिशाली कौन था? कनिष्क। कनिष्क के बाद कोई ऐसा महान राजा नहीं हुआ, ऐसा प्रतापी राजा नहीं हुआ था जो पूरे भारत में कुषाणों को क्या कर सके, मतलब पूरे भारत में अपना आधिपत्य जमा सके। उसके बाद धीरे धीरे कुषाण वंश का पतन शुरू होने लग गया और उत्तराखंड से भी धीरे धीरे इनका पतन शुरू होने लग गया और इसका फायदा उठाया योद्धेयों ने। माना जाता है, कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि योद्धे पहले कुषाणों के सामंत रहे होंगे और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुषाण जो शासन है वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर है, तो फिर उन्होंने अपने को क्या किया, स्वतंत्र शासक के रूप में खुद को साबित करने के लिए यहाँ पे उन्हीं के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया होगा। और जिन क्षेत्रों में वो कमजोर पड़े होंगे उन क्षेत्रों पे आधिपत्य कर लिया। तो उत्तराखंड में योद्धियों ने यहाँ पे क्या कर दिया, आधिपत्य कर लिया। और कुषाणों को समाप्त करने में योद्धियों ने किसकी सहायता ली? कुणिंदों की सहायता ली। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कुणिंद वंश तो समाप्त हो गया था मैदानी क्षेत्रों में, कुणिंद वंशों के मैदानी क्षेत्रों में शकों ने शासन किया, उसके बाद वहाँ पे कुषाण आए। लेकिन मैंने वहाँ पे आपको एक पॉइंट बताया कि कुणिंद अभी भी उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों से ये शकों ने भगा देते, इनको कुषाणों ने भी भगा दिया था, लेकिन अभी भी ये पर्वतीय क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। तो ये योद्धेयों ने और कुणिंदों ने मिलकर यहाँ पे क्या कर दिया, कुषाण वंश का शासन समाप्त कर दिया। अब देखो, योद्धियों का स्रोत क्या है, योद्धियों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो योद्धियों की ताम्र मुद्रा यहाँ पे प्राप्त हुई और इन ताम्र मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था योद्धेय गणस्य जया। क्या लिखा था? योद्धेय गणस्य जया। तो ये लिखा गया है, ये शब्द आपको नोट करना है। और कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। और मुद्रा किस प्रकार की है? ताम्र मुद्रा। यह है एक योद्धेय सिक्का, यह आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अग्रभाग में इनके इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण है। यह है कार्तिकेय का चित्रण, यानी इनके देवता, इनके इष्ट देवता कौन रहे होंगे? कार्तिकेय भगवान रहे होंगे। और इनके पृष्ठभाग में एक देवी का चित्रण मिलता है जिसका दाहिना हाथ क्या है? उठा हुआ है। अब ये योद्धेय मुद्राएं हमें कौन से स्थलों से प्राप्त हुई? क्योंकि जिन स्थलों से ये योद्धेय मुद्राएं प्राप्त हुई होंगी, कहीं ना कहीं योद्धियों का शासन उन क्षेत्रों में रहा होगा। तो मुद्रा प्राप्त स्थल है मध्य हिमालय के पश्चिमी भाग, शिमला हो गया, कांगड़ा, जौनसार बाबर, ये देहरादून का क्षेत्र हो गया, काला डांडा ये गढ़वाल का क्षेत्र हो गया, सहारनपुर। इन क्षेत्रों से हमें इन मुद्राओं की प्राप्त होती है, योद्धियों की मुद्राओं की प्राप्ति। कुषाणोत्तर काल में उत्तराखंड में एक और अन्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, परवर्ती कुणिंद। यानी जब कुषाणों का यहाँ पे शासन समाप्त हो गया, अधिकांश क्षेत्रों में योद्धे शासन कर रहे हैं और किसी न किसी क्षेत्र में यहाँ पे परवर्ती कुणिंद भी क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो ये परवर्ती कुणिंद कौन थे? ये वही कुणिंद थे जिनके मैदानी क्षेत्रों में शकों ने शासन किया, उसके बाद कुषाणों ने शासन किया और ये इन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों में जो कुणिंद शासन कर रहे थे, बाद में इन्हीं को क्या कहा गया? परवर्ती कुणिंद कहा गया। और इनकी मुद्राएं हमें कौन कौन से क्षेत्रों से प्राप्त होती है? दुगट्टा के पास भैंड गांव से, दुगट्टे के पास भैंड गांव हो गया। और इन मुद्राओं से हमें जिन कुणिंद राजाओं के या जिन परवर्ती कुणिंद राजाओं के नाम मिलते हैं वो हैं छत्रेश्वर हो गया, भानु, रावण, ये नाम यहाँ से उल्लेखित मिलते हैं इन मुद्राओं से, जिससे पुष्टि होती है कि ये परवर्ती कुणिंद यानी कुणिंद अभी भी पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। उसके बाद कुषाणोत्तर काल में एक और अन्य वंश का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, युगसेल वार्षगण गोत्रिया, गोत्रीय वंश का। इस गोत्रीय वंश का जो राजा रहा होगा वो था सीलवर्मन। कौन था इसका राजा? सीलवर्मन। और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 250 यानी 250 से लेकर 300 ईस्वी के आसपास माना जाता है, 250 से लेकर 300 ईस्वी के आसपास। और इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया था यहाँ पे देहरादून के कालसी में, यमुना नदी के तट पर। तो सीलवर्मन की राजधानी जो रही होगी वो कालसी के आसपास के क्षेत्रों में रही होगी। और सीलवर्मन ने यहाँ पे बाड़वाल यज्ञ वेदिका का
निर्माण कराया। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बाड़वाल यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया? वो कराया राजा सीलवर्मन, जो कि गोत्रीय वंश से था। अब कई इतिहासकार मानते हैं कि ये सीलवर्मन क्या रहा होगा, या तो कुषाण रहा होगा, कुछ मानते हैं कि ये शक रहा होगा और कुछ मानते हैं कि ये कुनिंद रहा होगा। श्री रामचंद्रन एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि सीलवर्मन क्या था? योध्या शासक था जिसने कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जबकि हरिदत्त के अनुसार यह माना जाता है कि सीलवर्मन क्या था? एक कुषाण अथवा शक शासक रहा होगा। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से कई इतिहासकार इन राजाओं के बारे में अपनी अलग अलग मत प्रदान करते हैं। उसके बाद पूरे भारत में आता है गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य वंश के बाद गुप्त काल ही ऐसा वंश था जिसने पूरे भारत की राजनीति को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। गुप्त काल जिसका शासन रहा लगभग 275 से लेकर 600 ईस्वी तक, यानी करीब 300 सालों तक इन्होंने यहाँ पे क्या किया? भारत में शासन किया। और गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। किसको माना जाता है? श्रीगुप्त को। लेकिन श्रीगुप्त क्या था? इसने स्थापना तो यहाँ पे की किसकी? गुप्त वंश की, लेकिन ये एक सामंत था, ये किसी राजवंश के अधीन था। लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त वंश में सबसे प्रतापी राजा जिसको भारत के नेपोलियन की उपाधि भी दी गई वो था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल शुरू होता है वो होता है 335 ईस्वी से। और इसी के शासनकाल के समय उत्तराखंड में एक यहाँ पे जो राजनीतिक शक्ति यहाँ पे शासन कर रही थी वो थी कुणिनों का कर्तपुर राज्य। कर्तपुर राज्य में यहाँ पे कुणिन क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। और इसका उल्लेख हमें मिलता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? कुणिनों के कर्तपुर राज्य का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि उत्तराखंड में उस समय शासन कर रहे थे। कुणिनों के कर्तपुर राज्य की राजधानी थी कार्तिकेयपुर। और इस कर्तपुर राज्य का सीमावर्ती राज्य कौन था? गुप्त साम्राज्य इनका सीमावर्ती राज्य हुआ करता था। अब देखो इस कर्तपुर राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते थे? ये आते थे उत्तराखंड हो गया आज का हिमाचल प्रदेश हो गया, रुहिलखंड का उत्तरी भाग। इन सीमाओं में ये सीमाएं थी किसकी? कर्तपुर राज्य की, जहां पे कुणिन शासन कर रहे थे। एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों ने जैसे विशाखादत्त के देवी चंद्र गुप्ता में और बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरितम है उसमें उल्लेख मिलता है कि इस कर्तपुर राज्य में उस समय जब यहाँ पे समुद्रगुप्त का शासन था तो उस समय यहाँ पे कौन शासक शासन कर रहा था? वो कोई शक राजा रहा होगा। क्या रहा होगा? शक राजा। जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इस कर्तपुर राज्य में कौन शासन कर रहे थे? कुषाण शासन कर रहे थे। लेकिन जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि शकों का भी यहाँ पे पतन हो चुका है, कुषाणों का भी पतन हो चुका है, लेकिन वैसे तो कुणिनों का भी क्या हो चुका है? पतन हो चुका है। लेकिन कुणिन अभी भी पर्वतीय क्षेत्र में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे शकों का शासन समाप्त हो जाता है, कुषाणों का शासन समाप्त हो जाता है और गुप्त साम्राज्य एक नई शक्ति के रूप में उभरता है, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से थोड़ा नीचे आ गए और इन्होंने अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। और शायद इन्होंने क्या कर लिया होगा? गुप्त राजवंश के साथ इन्होंने संधि कर ली होगी। और ये यहाँ पे फिर से एक उत्तराखंड में नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे कुणिनों का कर्तपुर राज्य, और जिनकी राजधानी थी कार्तिकेयपुर, और इसीलिए इसको कर्तपुर राज्य भी कहा गया। तो कुल मिला के जो ये कर्तपुर राज्य में शासन कौन कर रहे थे? नए शक थे, नए कुषाण थे, बल्कि ये कौन थे? कुणिंद थे। और इनकी पुष्टि इस प्रकार से होती है कि कुणिंद कहीं ना कहीं पहले पर्वतीय क्षेत्रों में क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। वो संपूर्ण रूप से अभी उनका पतन नहीं हो पाया था। उसके बाद समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त का युद्ध होता है किसी कुणिंद राजा से, और ये युद्ध कहाँ होता है? कार्तिकेयपुर होता है, जो कि कुणिनों की कर्तपुर राज्य की राजधानी है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है कि जब भारत में गुप्त साम्राज्य था तो उस समय उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक शक्ति शासन कर रही थी? वो कुणिन ही शासन कर रहे थे। और वो उनका जो राज्य कहलाता था वो कहलाता था कर्तपुर राज्य, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? कार्तिकेयपुर हुआ करती थी। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि अभी आपको कुणिनों को भूलना नहीं है। कुणिन अभी भी यहाँ पे क्या है? उनका संपूर्ण रूप से पतन नहीं होगा। दोस्तों मैं हर चीज़ का यहाँ पे आपको एक सटीक वो देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे अच्छे से मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे उत्तराखंड की इतिहास, उत्तराखंड की हिस्ट्री यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी डिफिकल्ट है उस हिसाब से पढ़ना, क्योंकि कई राजवंश बीच में कई राजवंशों का उदय हुआ, कई राजवंशों का यहाँ पे पतन हुआ, तो पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से कौन सा राजवंश आ रहा है और कौन सा राजवंश जा रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे समझाने का पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ? प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी हम जो चल रहे हैं, हम चल रहे हैं अभी तीसरी चौथी शताब्दी के आसपास हम यहाँ पे
चर्चा कर रहे हैं इन राजाओं के बारे में जिनका अभी यहाँ पे उत्तराखंड में और भारत में शासन चल रहा है। तो भारत के इतिहास के साथ साथ मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ सके। अब कुड़िनों के कर्तपुर राज्य के बाद एक और राजवंश का उल्लेख मिलता है उत्तराखंड में, छागलेस का राजवंश। देखो ये जो कर्तपुर राज्य था कुड़िनों का, ये लगभग 3री-4री शताब्दी में इन्होंने शासन किया। और जो छागलेस का राजवंश है ये 5वीं शताब्दी के आसपास, 5वीं 30 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन यहाँ पे किया होगा। छागलेस के राजवंश का जो स्रोत है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, हर राजवंश के बारे में आपको सोर्स बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। तो छागलेस के राजवंश का उल्लेख या जो स्रोत हमें प्राप्त होता है वो होता है लाखा मंडल शिलालेख, जो कि देहरादून से प्राप्त हुआ। और जो ये छागलेस का राजवंश है, इसका राजा जो छागलेस था वो इस वंश का 8वां राजा था, ऐसा इस लेख में मिलता है, लेख में जानकारी मिलती है। छागलेस से जो पूर्वज नरेश हुए इस वंश में वो थे नरपति जयदास, गुहेश, अचल, छागलेश दास, रुद्रेश दास। और ऐसा भी माना जाता है कि छागलेस इस छागलेस वंश का अंतिम राजा रहा होगा। इस बात की वजह से पुष्टि ज़्यादातर इतिहासकार नहीं करते हैं, कुछ ही इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन आपको देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको नोट करनी है विशेषता। जैसे लाखामंडल शिलालेख, यानी अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छागलेस राजवंश के बारे में हमें कौन से शिलालेख या कौन से लेख से हमें जानकारी मिलती है, तो लाखामंडल शिलालेख। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो कर्तपुर राज्य है वहाँ पे कौन शासन करते थे, शक, कुषाण, कुड़िंद या योध्या, तो वहाँ पे कुड़िंद शासन करते थे। तो इस प्रकार से कई एग्जाम, या आपसे पूछा जा सकता है कि कर्तपुर राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से आपको उत्तराखंड का क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। उसके बाद छागलेस वंश के बाद एक और नए राजवंश का उल्लेख मिलता है, सिंहपुर का यदु राजवंश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पहले बन चुके हैं। अब ये जो सिंहपुर का यदु राजवंश है इसका स्रोत क्या है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है लाखामंडल शिलालेख। लाखामंडल शिलालेख में राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ पे एक शिलालेख प्राप्त होता है। देखो ये लाखामंडल का एक स्थान है, ठीक है, देहरादून में एक स्थान है, तो वहाँ पे जो शिलालेख मिला उसी को कहा जाता है लाखामंडल शिलालेख। तो ये जो यदु राजवंश का लाखामंडल शिलालेख ये अलग है, और ये छागलेस के राजवंश का जो लाखामंडल शिलालेख है ये अलग है। दोनों भले ही एक ही स्थान पे प्राप्त हुई है लेकिन शिलालेख क्या है, अलग अलग हैं, क्योंकि एक स्थान पे तो कई अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं ना, या कई शिलालेख प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो लाखामंडल शिलालेख से हमें यदु राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, और इस लाखामंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त होता है। इस राजकुमारी ईश्वरा के पिता का नाम था भास्कर वर्मन और पति का नाम था जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त। लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशीय राजाओं की राजधानी कहाँ थी, सिंहपुर बताई गई है, और इसीलिए इसको कहा गया है सिंहपुर का यदु राजवंश। और ये किसका लाखामंडल में, इस प्रकार से क्वेश्चन बन चुका है पहले कि लाखामंडल में किसका शिलालेख मिला है, तो ऑप्शन में शायद राजकुमारी ईश्वरा, इस प्रकार से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है यहाँ से। तो आपको इसलिए यहाँ पे हर चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो लेख था ये लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास का रहा होगा। अधिकांश इतिहासकार इसको 6वीं शताब्दी का मानते हैं कि जो राजकुमारी ईश्वरा का ये शिलालेख प्राप्त हुआ लाखामंडल में, ये 6वीं शताब्दी का शिलालेख था। अब देखो राजकुमारी ईश्वरा ने एक तो यहाँ पे लेख खुदवाया था, लेख लिखवाया था, और एक यहाँ पे शिव मंदिर का निर्माण भी किया था। तो लाखामंडल में शिव मंदिर का निर्माण, ये शिव मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया था, किसने कराया था, राजकुमारी ईश्वरा ने। उसके बाद यहाँ पे नाग राजवंश का उल्लेख मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नाग राजवंश के बारे में पुष्टि कहाँ से होती है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, यानी नाग राजवंश का जो स्रोत है वो है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में हमें जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड में नाग राजवंश का आधिपत्य रहा होगा। और इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नागवंशी राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। 4 नागवंशी राजा कौन कौन से हैं, स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणिपतनाग। ये 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तराखंड में भी नाग राजवंश ने क्या किया, शासन किया था। और ये जो नाग राजवंश है इसका शासन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास रहा होगा। और ये भी माना जाता है कि अब जाके संपूर्ण रूप से जो कुड़िंद थे वो भी लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि नाग राजवंश का जो उल्लेख मिलता है, नाग राजवंश ने उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या किया, शासन किया। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में कुड़िंद एक शक्ति के रूप में अभी भी शासन कर रही थी, वो भी लगभग उसका भी यहाँ पे क्या हो गया, समापन हो चुका है। उसके बाद भारत में एक नया राजवंश आता है, मौखरी राजवंश। और उसके बाद यहाँ पे हर्षवर्धन, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ भारत में,
इसका शासन हो जाता है। और हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड भी उस समय किसके अधीन आता था? वो आता था हर्षवर्धन के अधीन। तो इसलिए यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो मौखरी राजवंश है, इसकी राजधानी थी कन्नौज और इसका प्रथम मौखरी शासक था हरिवर्मा। और हरिवर्मा की हत्या के बाद यहाँ पे किसका शासन हो जाता है? हर्षवर्धन का शासन हो जाता है। और हर्षवर्धन के शासन काल में उत्तराखंड भी किसके अधीन आ जाता है? हर्षवर्धन के अधीन आ जाता है। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हर्षवर्धन के अधीन आता है उत्तराखंड। तो हर्षवर्धन के समय एक चीनी यात्री आते हैं ह्वेनसांग के बारे में आपने सुना ही होगा। ये आते हैं भारत दौरे पर और ये उस समय उत्तराखंड का भी दौरा करते हैं और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? पोलिहिमोपुलो। ये चीनी भाषा है, यानी ब्रह्मपुर कहा जाता है उत्तराखंड को। और ब्रह्मपुर राज्य यानी जो आज का उत्तराखंड है, ये किसके अधीन था? ये था आपका हर्षवर्धन के अधीन। यानी ह्वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा? ब्रह्मपुर कहा। अगर एग्जाम में बनता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, तो उत्तराखंड को कहा जाता था ब्रह्मपुर। या ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है ब्रह्मपुर। और ब्रह्मपुर राज्य ये आज का क्या है? उत्तराखंड है, जो कि हर्ष के अधीन आता था। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? तो मोयुलो 20 ली, यानी 20 ली एक क्या है? चीनी माप है। और हरिद्वार को क्या कहा उसने? चीनी भाषा में मोयुलो। और उत्तराखंड को कहा पोलिहिमोपुलो, यानी ब्रह्मपुर राज्य उस समय का। और इस मोयुलो को मतलब है कि भागीरथी भागीरथी तट पर क्या है? हरिद्वार नगर है, जिसकी माप क्या है? 20 ली, जो कि एक क्या है? चीनी माप है। और ह्वेनसांग ने किसकी रचना की थी? सीयू की, एक रचित पुस्तक है इसकी, सीयू की। इसमें उत्तराखंड का विवरण मिलता है। उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा गया है। हर्षवर्धन का शासन काल जो रहा, ये रहा 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इस समय उत्तराखंड भी किसके अधीन है? वो है हर्षवर्धन साम्राज्य के अधीन। उसके बाद जब हर्षवर्धन का निधन हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे एक अराजकता का युग आ जाता है उत्तराखंड में। बहुत सारी छोटे छोटे सामंत अपना अपना क्या बना देते हैं? राज्य बना देते हैं और कई भागों में बंट जाता है उत्तराखंड। और उसके बाद आप आगे पढ़ोगे, लगभग 40-50 साल के बाद यानी 700 ईस्वी में एक नई राजनीतिक शक्ति का उत्तराखंड में उदय होता है और वो शक्ति है कार्तिकेयपुर राजवंश। उसको अभी आपको बताएंगे आगे। तो देखो पहले हर्षोत्तर काल में, यानी जब हर्ष का शासनकाल समाप्त हो गया और उसके बाद उत्तराखंड में कौन कौन सी राजनीतिक शक्तियां, कौन कौन सी छोटे सामंत, कौन कौन से छोटे छोटे राज्य बने, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो एक राज्य था हर्षोत्तर काल में। देखो ये तो हर्ष का काल है, इस समय उत्तराखंड यानी ब्रह्मपुर राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड क्या है? अभी ब्रह्मपुर राज्य है। और ब्रह्मपुर राज्य क्या है? किसके अधीन है? हर्षवर्धन के अधीन। लेकिन जब हर्ष का निधन हो जाता है, तो हर्षोत्तर काल में फिर ब्रह्मपुर राज्य का यहाँ पे छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। शत्रुघ्न राज्य, एक राज्य आता है शत्रुघ्न राज्य। इस राज्य के अंतर्गत आता था मध्यवर्ती सिरमौर, गढ़वाल हो गया, अंबाला, सहारनपुर। और साथ ही साथ सहारनपुर क्षेत्र के मैदानी भाग इस क्षेत्र में आते थे शत्रुघ्न राज्य में। और इस राज्य की पूर्वी सीमा हुआ करती थी गंगा नदी, यानी गंगा नदी का जो भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पे कौन सा राज्य हुआ करता था? शत्रुघ्न राज्य हर्षोत्तर काल में। उसके बाद ब्रह्मपुर राज्य तो ये तो उस समय का है जब हर्षवर्धन का है। लेकिन ब्रह्मपुर राज्य में बाद में इस राज्य को क्या कहा गया है? पर्वताकार राज्य। इस पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा में। स्रोत है इसका तालेश्वर ताम्रपत्र अल्मोड़ा। और इस राज्य की, पर्वताकार राज्य की सीमा क्या थी? गंगा नदी से लेकर कर्णाली नदी, जो कि आज की काली नदी है। देखो मैं यहाँ पे आपको मैप के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से समझाने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि ब्रह्मपुर राज्य बाद में कैसे कैसे शत्रुघ्न राज्य, पर्वताकार राज्य और पूर्वी स्थित राज्य यानी सुवर्ण गोत्र राज्य, इन छोटे छोटे राज्य में टूटा। ये पूरा उत्तराखंड है आज का। ठीक है, ये है उत्तराखंड ये इसको क्या कहते थे उस समय? ब्रह्मपुर राज्य कहते थे, जब यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन हुआ करता था। अब ये जो ब्रह्मपुर राज्य ये बंट जाता है। ये देखो, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है। और ये पूर्व में क्या है? ये काली नदी है। तो गंगा नदी के पश्चिम में ये है ना यहाँ पे कि राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा नदी बहती। तो ये कुल मिला के यहाँ पे क्या है? शत्रुघ्न राज्य में, यहाँ इसको सा लिख रहा हूँ, ये है शत्रुघ्न राज्य। और गंगा से लेकर कर्णाली नदी, इसको आज काली नदी कहा जाता है। तो यहाँ पे किसका ये क्षेत्र किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है पर्वताकार राज्य, इसको मैं पी लिख रहा हूँ। और इस पर्वताकार राज्य या इस ब्रह्मपुर राज्य, ये पूरा ब्रह्मपुर है। ठीक है, इसके पूर्वी क्षेत्र में, ये पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, ये उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे है पूर्वी स्त्री राज्य।
स्त्री राज्य, इसको सुवर्ण गोत्रीय राज्य भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका पर्वतकार राज्य, ये हो गया शत्रुघ्न राज्य, और ये हो गया पूर्वी स्त्री राज्य या सुवर्ण गोत्रीय राज्य। तो और जबकि ये पूरा पहले क्या कहलाता था, पूरा ये आपका ब्रह्मपुर राज्य कहलाता था, जो बाद में हर्षोत्तर काल में कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। तो ब्रह्मपुर राज्य, इसका संस्थापक किसको माना जाता है, विष्णुवर्मन को माना जाता है। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो ये ब्रह्मपुर राज्य था, पर्वताकार राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, विष्णुवर्मन प्रथम को माना जाता है। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो ये ब्रह्मपुर राज्य था पहले, ये इसमें छोटे छोटे सामंत क्या थे, अपने एक अलग अलग हिस्से में शासन करते थे, और ये सभी किसके अधीन थे, ये सभी थे हर्ष के अधीन। लेकिन जब हर्षवर्धन का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, तो उसके बाद ये सामंत क्या करते हैं, अपने अलग अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाने लग जाते हैं। और ये जो ब्रह्मपुर राज्य है, ये तो खैर पहले था इसका नाम, जब यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन था, यानी पर्वताकार राज्य जिसको बाद में कहा गया। इसका संस्थापक माना जाता है विष्णुवर्मन प्रथम को। और ये भी माना जाता है कि जो इस राज्य में शासन करते थे, ये नरेश थे सोमवंशी राजा। क्या थे ये, सोमवंशी। और जिस प्रदेश में ये शासन करते थे उसे क्या कहा जाता था, पर्वताकार राज्य ये कहलाता था। पहले ये ब्रह्मपुर राज्य ही हुआ करता था। और ताम्र, जो इनके ताम्रपत्र थे, इसमें 5 पौरव वंशीय राजाओं के नाम मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, विष्णुवर्मन प्रथम जो इनका संस्थापक था, वृषवर्मन, तीसरा है श्री अग्निवर्मन, चौथा है द्युतिवर्मन, और पांचवा है विष्णुवर्मन द्वितीय। और इनका देवता कौन हुआ करता था, इन पौरव वंशीय राजाओं का कुल देवता वो था वीरणेश्वर स्वामी। पौरव वंशीय राजाओं का कुल देवता कौन था, वो था वीरणेश्वर स्वामी। उसके बाद उसी हर्षोत्तर काल में यहाँ पे एक नया राजवंश था, गोविषाण राज्य। गोविषाण राज्य, गोविषाण का है आपका आज का काशीपुर हो गया, उधम सिंह नगर, ये क्षेत्र। तो गोविषाण राज्य पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में मतलब कुल मिला के ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य था, वो था आपका गोविषाण राज्य। और ब्रह्मपुर राज्य गोविषाण राज्य के उत्तर में स्थित था, यानी गोविषाण, ये है गोविषाण राज्य, ठीक है, गोविषाण राज्य। और यहाँ पे है ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर राज्य। तो ये है आपका, ये पश्चिम हो गए, ये आपका हो गया उत्तर में। तो ब्रह्मपुर राज्य ये गोविषाण राज्य के कहाँ था, उत्तर में था। अभी मैं आपको दोबारा एक बार मैं बताऊंगा पूरा, ये इन सभी कुलमा के जो भी ये राज्य हैं। और कनिंगम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र यानी आज के काशीपुर में और रामपुर में स्थित था। और उसके बाद एक जो चौथा राज्य था वो था यहाँ पे सुवर्ण गोत्रीय राज्य। ये राज्य पूर्वी स्त्री राज्य भी कहलाता था। तो एग्जाम में बन सकता है कि ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य था, तो वो था पूर्वी स्त्री राज्य या सुवर्ण गोत्र राज्य। और हर्षवर्धन के समय ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, यानी ये ब्रह्मपुर राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। और यह राज्य ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। अब आपको मैं एक बार मैप यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये है यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य या ये उत्तराखंड है आज का। ये गंगा नदी बह रही है और ये है आपकी काली नदी। तो गंगा नदी के पश्चिम में यहाँ पे किस राजवंश का शासन है, तो यहाँ पे है आपका शत्रुघ्न राज्य। मैं यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, ये है शत्रुघ्न राज्य। यहाँ पे गंगा नदी से कर्णाली नदी यानी काली नदी तक यहाँ पे है ब्रह्मपुर राज्य, या जो क्या कहलाता है पर्वताकार राज्य। बी से ब्रह्मपुर राज्य, पी से पर्वताकार राज्य। इसके उत्तर में है पूर्वी स्त्री राज्य या सुवर्ण गोत्रीय राज्य भी इसको कहा जाता है, सुवर्ण गोत्र राज्य या पूर्वी स्त्री राज्य, पी एस में यहाँ पे लिख रहा हूँ। और पश्चिम में है इसके कौन सा राज्य है, गोविषाण राज्य, जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो उस समय उत्तराखंड का मैप इस प्रकार से था। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना सकते हो मैप याद करने के लिए। तो ये एग्जाम में बन सकता है इस प्रकार से भी क्वेश्चन, अगर ज़्यादा डीप पूछा गया तो पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य के पश्चिम में कौन सा राज्य था, उत्तर में कौन सा राज्य था और दक्षिण में कौन सा राज्य था। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे काफ़ी राजवंशों के बारे में, जो कि उत्तराखंड में छोटे छोटे राजवंश या बड़े बड़े राजवंश, कुड़िन हो गया, कुड़िन राजवंश हो गया, और उसके बाद गुप्त काल में किस प्रकार से उत्तराखंड में कौन कौन सी शक्तियाँ थी, और साथ ही साथ हर्षोत्तर काल में किस प्रकार से यहाँ पे उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ था। तो इन सभी राजवंशों के बारे में हमने आपको आज काफ़ी डिटेल्स में बताया। हर राजवंश का स्रोत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोर्स क्या था राजवंश का, कहाँ से उस राजवंश के बारे में उल्लेख मिलता है, और उस राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी डीपली यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसके बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
और काफ़ी डिटेल्स हमने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश 700 ईस्वी के आसपास, जो कि एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती है उत्तराखंड में, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।